हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। तो आज हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक करने वाले हैं। डिमांड फोरकास्टिंग एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, नेचर, स्कोप, लिमिटेशन, इम्पोर्टेंस, मेथड्स और प्रोसेस, तो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। तो बेसिकली आज हम लोग इसको इसीलिए दो सीरीज़ में करेंगे। तो आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। कोशिश मैंने करी है कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को देखने की, उसी को आप लोगों को समझाने की, क्योंकि जैसे नेचर की अगर हम बात करें या हम इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें अपने आप, अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होती है तो वो सब चीज़ें आप अपने आप से समझ सकते हैं। तो इसीलिए अब चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे डिमांड फोरकास्टिंग को लेके। डिमांड फोरकास्टिंग को देखो, डिमांड फोरकास्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये इकोनॉमिक्स में भी आता है और ये टॉपिक आपके पास सेल्स फोरकास्टिंग के नाम से ये आपके पास प्रोडक्शन मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी आता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोरकास्टिंग की। डिमांड तो हमने पढ़ लिया था इकोनॉमिक्स में कि डिमांड क्या होता है। अब जो डिमांड होती है उस डिमांड को हम क्या कर रहे हैं? फोरकास्ट कर रहे हैं। फोरकास्ट करने का मतलब होता है प्रिडिक्शन लगाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम प्रिडिक्शन लगाते हैं डिमांड को लेके। अब देखो हम ये करते क्यों हैं, इसके पीछे एक रीज़न होता है। रीज़न क्या होता है? ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें कितना डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की या हमारे सर्विसेज की, तो हम उस चीज़ का प्रोडक्शन कैसे करेंगे, है ना। हम उसको बनाएंगे कैसे? तो पहले हमारे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन ये तो होनी चाहिए कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है कितना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड है या नहीं है। अगर हमने तो बना दिया 50,000 पर मार्केट में डिमांड तो 10,000 की थी खाली, तो हमारा तो ओवर प्रोडक्शन हो गया। और अगर हमने बनाया 50 और मार्केट में 80 या 70,000 है तो हमने अंडर प्रोडक्शन कर लिया। तो ये जो इश्यूज होते हैं, इन सारे के सारे इश्यूज को ओवरकम करने के लिए डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है या सेल्स फोरकास्टिंग की जाती है। फोरकास्टिंग का मतलब ही होता है प्रिडिक्शन लगाना, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी मान के चलना। ये जो होता है ये 100% सही नहीं होता, बट हम क्या करते हैं, जो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा होता है, जितना भी हमारे पास पास्ट डेटा होता है, उन सबको एनालिसिस करके, उन सबको देख के हम क्या करते हैं, उन सब के बेसिस पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर ठीक है, इस बार अगर हमारे जो प्रोडक्ट है पिछले साल 30,000 गया, उससे पिछले साल 20,000 गया, आगे आने वाले टाइम पे 35-40 के आसपास तो जाएगा। तो हम एक प्रिडिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। तो आइए चलिए इसके बारे में देखते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग जैसा मैंने अभी आपको बताया कि करते क्यों हैं। तो पहले हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस हैं कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्रीज डू यू नीड टू हैव इन हैंड टू बी एट फुल स्टॉक, कि कितना हमारे पास इन्वेंट्रीज है, कैसे आएगा, क्यों आया, किस वजह से आया, क्या रीजंस थे, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हमें कौन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? डिमांड फोरकास्टिंग। वेयर डू वी एक्सपेक्ट टू बी अ न्यू ईयर फ्रॉम नाउ, कि अब हमारी इस सिचुएशन कैसी है और आने वाले टाइम पे हमारी सिचुएशन कैसी होगी। अभी हम कैसे, किस स्टेज पे हैं, आने वाले टाइम पे हम किस स्टेज पे होंगे, या हम पास्ट में कैसे स्टेजेस पे थे तो हम फ्यूचर में कहाँ पे लाई करेंगे। तो जो इस टाइप की चीज़ें होती है ना, यही हमें डिमांड फोरकास्टिंग के लिए इंसिस्ट करती है कि भाई अगर आप चाहते हो अपनी कंपनी की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना, अगर आप चाहते हो कि कितना स्टॉक आपके पास होना चाहिए, कितना स्टॉक में के बेसिस पे आपको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना सप्लाई कराना चाहिए, इन सब चीज़ों की आंसर आपको देता है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प्स द बिजनेस टू मेक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब डिमांड फोरकास्टिंग बेसिस होता क्या है? देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है। और क्या टेक्निक और क्या प्रोसेस है? जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। और डिसीजन कैसे लेंगे? वही प्रोबेबल डिसीजन लेंगे। अब इट गिव्स बिजनेसेस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पोटेंशियल इन देयर करंट मार्केट एंड अदर मार्केट। अब ये बिजनेसेस जो हैं, या जितने भी आपकी फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, या जितने भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी आपके ओनर है, उनको क्या प्रोवाइड करता है? वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उनको ये प्रोवाइड करता है कि आपकी करंट मार्केट में कितना पोटेंशियल है, आने वाले मार्केट में आपका कितना पोटेंशियल होगा। इन सब चीज़ों को डिस्कस
किया जाता है डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर। ये तो देखिए एक इंट्रोडक्शन पार्ट से है, बस आपको इतना समझ आना चाहिए कि डिमांड फोरकास्टिंग है क्या। इससे भी इजी मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो कि डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर ये तो पता ही चल गया, दो वर्ड्स आते हैं, एक डिमांड और एक फोरकास्टिंग। डिमांड का मतलब क्या होता है, आउटसाइड रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, कि मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है। और फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, एक एस्टिमेशन लगाना, प्रेजेंट के बेसिस पे फ्यूचर इवेंट्स को लेके एस्टिमेशन लगाना, उसको हम बोलते हैं फोरकास्टिंग करना। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या हुआ कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट का हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में कितना होगा। लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है, अभी मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन मेरी रन कर रही है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो मेरी रन कर रही है वो बेसिकली डिपेंड कर रही है, देखिए दो टाइप के गुड्स पे, एक ड्यूरेबल और एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स को। तो ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो आपके लंबे टाइम तक चल जाते हैं। नॉन ड्यूरेबल कौन से होते हैं, जो लंबे टाइम तक नहीं चल पाएंगे आपके। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है लंबे टाइम तक चल रहा है। लैपटॉप अगर आपने परचेज किया तो एकदम तो थोड़ी खत्म हो जाएगा, लंबे टाइम तक चलेगा आपके पास। नॉन ड्यूरेबल क्या है, आपने मिल्क लिया, आपने कोई कोल्ड ड्रिंक ली, आपने चिप्स लिया, तो ये नॉन ड्यूरेबल चीज़ें होती हैं जो जिनका जो कंजप्शन है वो जल्दी हो जाता है। तो देखिए इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फोरकास्टिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये होती है कि आपको ये पता चले कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस नेचर का है। और जब हमें ये पता चल जाए कि हमारा प्रोडक्ट किस नेचर का है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अब अगर हम नॉर्मल रिटेलर की बात करें, उसके पास कोई मिल्क, अगर उसने वो मिल्क सेल कर रहा है, तो आज उसके पास लेट सपोज 100 पैकेट्स जो थे वो सेल आउट हो गए। नेक्स्ट डे उसके पास 120 पैकेट सेल आउट हुए। नेक्स्ट डे उसके पास 95 हुए। उसके नेक्स्ट डे उसके पास जो हुआ वो लेट सपोज उसके पास 110 सेल हो गए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये पुराना देख रहे हैं कि अब आगे आने वाले टाइम पे भैया वो कितना मंगाए, है ना, उसके पास कितना होना चाहिए, कितनी मार्केट चल रही है उसकी, जो मिल्क लेके जा रहे हैं उसकी शॉप से। तो ये जो पुराना डेटा था ना उसका, उस डेटा के बेसिस पे प्रोडिक्शन की जाती है कि भैया ठीक है, आपकी बार मैं एक काम करता हूँ, 100 तो मेरे निकल ही रहे हैं ना, 95 तो मेरे निकल ही रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी रख लूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो थोड़ा बहुत रिस्क मार्जिन तो सब लोग लेके चलते हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि जो आपके पास डेटा है पुराना, जो आपके पास डेटा है प्रेजेंट का, उसके बेसिस पे फ्यूचर में रिक्वायरमेंट देखना अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की। आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। अब अगर हमें बुकिश के अकॉर्डिंग लिखना तो होता ही है एग्जाम में, बीबीए एमबीए के बच्चे हैं, बुक के आंसर्स भी लिखने होते हैं। तो ये तो था आपके खुद के समझने के लिए कि डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप लिखना चाहें कि डिमांड फोरकास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिडिक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। और करी कैसे जाती है, जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उसको हम एस्टिमेट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि कस्टमर की फ्यूचर डिमांड क्या होगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस को लेके। तो डिमांड फोरकास्टिंग एक प्रोसेस है जो प्रोसेस हमें प्रिडिक्शन करके बता रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि कस्टमर की फ्यूचर डिमांड क्या रहने वाली है पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विसेज को लेके। पता कैसे लगाएंगे, पुराने डेटा के बेसिस पे। जैसे मैंने अभी आपको मिल्क वाले का एग्जाम्पल दिया कि डेली बेसिस पे वो चेक करे कि कितना उसका सेल आउट हो रहा है, उसके बेसिस पे वो बताएगा कि आने वाले टाइम पे कितना उसको रखना है, कितना नहीं रखना है। शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं फिर से कि डिमांड फोरकास्टिंग प्रिडिक्शन ऑफ प्रोबेबल डिमांड, जो प्रोबेबल डिमांड है उसकी प्रिडिक्शन को बोलते हैं, और एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड इज नोन एज डिमांड फोरकास्टिंग। तो आई होप आपको ये तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ। अब अगर आपको ये मतलब क्लियर हो गया ना, तो अब आगे की चीज़ें आप देख सकते हो कि डिमांड फोरकास्टिंग मतलब डिमांड को एस्टिमेट करना, डिमांड के बारे में एनालाइज करना कि आने वाले टाइम पे भैया हम कितना बेचने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब उसके बेसिस पे अब आप खुद देख सकते हो कि उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा। मैंने वैसे आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स में बताया भी था इंट्रोडक्शन में कि क्यों कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारी कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाए, क्यों कर रहे हैं जिससे हमें जो है रिस्क फैक्टर कम हो जाए, क्यों कर रहे हैं जिससे हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, क्यों कर रहे हैं जिससे हमारी प्राइस स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी बन जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम डिमांड फोरकास्टिंग को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स क्या हैं डिमांड फोरकास्टिंग के।
टाइप्स में अगर हम देखें तो देखिए मैक्रो लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल और फर्म लेवल, ये आपके इकोनॉमिक के बेसिस पे होते हैं कि इकोनॉमिक के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, मैक्रो लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल एंड फर्म लेवल। और अगर हम टाइम फैक्टर के हिसाब से देखें तो 2 होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो 2 बेसिस हुए, एक इकोनॉमिक के बेसिस पे और एक टाइम के बेसिस पे। इकोनॉमिक के बेसिस पे हुआ मैक्रो, इंडस्ट्री और फर्म। मैक्रो लेवल होता है आपका जिसके अंदर आपकी बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी, नेशनल इनकम की हम बात करें, जिसके अंदर हम पूरी की पूरी नेशनल लेवल पे जो सब चीज़ें होंगी उसको फोरकास्ट करने की बात करेंगे, तो वो मैक्रो लेवल। आप देखते हो ना इकोनॉमिक्स में 2 टाइप होती है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो होती है जो कंपनी के अंदर अंदर की चीज़ों के, हम कंपनी से रिलेट करके इंडिविजुअल चीज़ों की बात करते हैं, और मैक्रो में हम बात करते हैं आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। तो ये मैक्रो लेवल उसी से रिलेट कर सकते हो कि मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग का मतलब होता है जब हम ब्रॉडर लेवल की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, जब हम नेशनल लेवल की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग का मतलब होता है, देखिए दोनों जो आपकी कंपनी से रिलेटेड ही होती हैं, बट छोटा सा फर्क है, इंडस्ट्री जो होती है वो बड़े लेवल पे होती है। जैसे मैं बोलूँ फूड इंडस्ट्री, तो जितनी भी कंपनीज फूड बनाएंगी वो सारी की सारी फूड इंडस्ट्री के अंदर आ गई, जितने भी स्टील बनाएंगी वो सारी की सारी स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर आ गई, जितने सारी की सारी कॉटेज बनाएंगे वो सब कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर आ गई। तो इंडस्ट्री यानी कि जो ब्रॉडर लेवल पे बात कर रहे हैं, तो अगर हम ब्रॉडर लेवल एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके फोरकास्टिंग कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज को, तो वो आपका इंडस्ट्री लेवल पे जाता है। फर्म लेवल फोरकास्टिंग क्या होते हैं, अब हम इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बोला स्टील इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो स्टील इंडस्ट्रीज तो बहुत बड़ी हैं, बहुत सारी स्टील इंडस्ट्रीज आएंगी, बट अगर फर्म लेवल की बात करें तो अगर हम पर्टिकुलर टाटा के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक फर्म लेवल की फोरकास्टिंग की बात चल रही है। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग ऑब्वियसली बात है जिसके अंदर आपके पास क्या आएंगे, 6 मंथ से लेके हम यहाँ पे 3 ईयर्स तक की बात करते हैं, अगर हम केवल शॉर्ट और लॉन्ग की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके अंदर मिडिल डाल देते हैं तब वो चेंज हो जाता है, बट हम यहाँ पे 2 ही चीज़ों की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होती है जब हम छोटे छोटे लेवल की फोरकास्टिंग करते हैं। ड्यूरेशन क्या रहता है, 6 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक का। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग क्या होती है, जो आपकी मोर देन 3 ईयर्स जाती है, वो आपकी लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होती है। आगे देखते हैं आप, ये तो थे आपके कुछ टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है वाई, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है रीजन, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब आपके पास होता है आपके आउटकम्स, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या पर्पस है, क्यों डिमांड फोरकास्टिंग की जा रही है, तो यहाँ पे 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं हम। एक होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और एक हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया 6 मंथ से लेके आपका 3 ईयर्स तक का जो होएगा वो आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में आता है, और 3 ईयर से मोर देन जो आपका चलेगा दैट इज योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव यानी कि छोटे छोटे रीजंस क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से हम डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं। पहला आपके पास आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब होता है भैया हमारी फर्म का साइज कितना है, हमारी फर्म कितना प्रोड्यूस कर सकती है, कितना प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो उन सब चीज़ों की जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो वो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है, ये ठीक है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब हुआ कितना प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस नहीं करना है, कितनी डिमांड है, कितनी डिमांड नहीं है। अगर डिमांड अब अगर 40,000 की है बट मेरी फर्म की कैपेसिटी है उतना प्रोड्यूस करने की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख रहे हैं कि पर्टिकुलर कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, स्टॉक को लेके अगर हम फोरकास्टिंग करेंगे तो दैट्स कम्स अंडर योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि क्या रीजन है हम डिमांड फोरकास्टिंग क्यों कर रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि स्टॉक को कैसे मैनेज करें, कितना स्टॉक मैनेज करना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए मैनेज करना पड़ेगा। स्टॉक के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप लोग उसे डिटेल में पढ़ेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर। अभी आपको बस इतना समझना है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, स्टॉक को मैनेज करना है आपको। स्टॉक को कैसे मैनेज करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। अब जैसे मुझे बनाना था तो 10,000, बट मेरे पास इतना स्टॉक ही नहीं है, इतना इन्वेंट्री नहीं है मेरे पास, और अगर है भी तो मैं कैसे मैनेज करूँ उसको, कहाँ पे रखूँ, वेयर हाउस कहाँ पे सेटअप होगा, कितने वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से इन्वेंट्री आएगी, क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट रहेगा। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट डील करता है। नेक्स्ट कम्स डिटरमाइनिंग प्राइस स्ट्रैटेजी। अब कितना प्रोडक्ट का प्राइस रखना है।
अब जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि जब जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है ना, उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है ना। अब अगर हम देखें कि नवरात्रों के सीजन्स में आपने देखा होगा कि जो आपके पोटैटोज होते हैं ना, उनका प्राइस बढ़ जाता है एज यूजुअल, ठीक है। या फिर अगर हम ऐसा देखते हैं कि जब आपके पास विंटर्स आते हैं तो उस टाइम पे विंटर्स स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, समर्स का कम हो जाता है, ठीक है ना, समर्स क्लोथिंग का कम हो जाता है। तो यही सब चीज़ें होती है। तो हम जब डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं ना, तो हम ये भी देखते हैं कि हम कितना प्राइस रखें। अगर हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो भैया हम हाई भी कर सकते हैं प्राइस को। बट अगर हमारा प्रोडक्ट इतना बिक ही नहीं रहा है, पिछली बार के कंपैरिजन में बहुत ही डाउन चलता जा रहा है, तो हमें प्राइस को लेके स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइस स्ट्रैटेजी को भी डिटरमाइन करते हैं आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मुलेशन ऑफ सेल्स स्ट्रैटेजी। सेल्स स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना, कौन एडवर्टीजमेंट करेगा, कैसे एडवर्टीजमेंट होगी, कैसे सेल्स होगी, कौन पीआर टीम में रहेगा, सेल्स कैसे अप एंड डाउन कर सकते, मतलब कैसे बढ़ा सकते हो आप अपनी। तो ये सब चीज़ें आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी के अंदर आएगी कि कैसे आप अपनी सेल्स को अपग्रेड करो, कैसे आप अपनी सेल्स को बढ़ाओ। तो उस टाइप की स्ट्रैटेजी की फॉर्मुलेशन जो हम करते हैं वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स कम्स अंडर डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। नाउ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या आता है। लॉन्ग टर्म मैंने बोला आपको 3 साल से ज़्यादा वाले प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट एक्सपेंशन की बात कब आती है, प्रोजेक्ट एक्सपेंशन की बात आती है जब अभी हमें पता चले कि पिछले साल तक तो मेरा जो प्रोडक्शन था वो 100 लाख का था, बट आने वाले अब मैंने जब कंपैरिजन किया तो हर बार वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, हर बार वो इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि आपको अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग हमें हेल्प करता है ये बताने में भी कि हमें प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करना है तो कैसे एक्सपेंड करना है। नेक्स्ट मॉडर्नाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन यानी कि अगर हमें पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से पॉपुलराइज नहीं हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट वैसा नहीं डिमांड आ रही है जैसी आनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, मॉडर्न उसके अंदर कुछ नई नई चीज़ें लेकर आओगे ना। तो दैट इज मॉडर्नाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन। दोबारा से उन सब चीज़ों के ऊपर वर्क ऑन करोगे, दोबारा से उसके अंदर कुछ क्वालिटी या जो भी सब चीज़ों की कमी आई होगी उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो विद दी हेल्प ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग हमें ये सब चीज़ों को भी हेल्प हो जाती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करने में ये तो बहुत इजी पॉइंट है, तो सभी समझ जाएंगे कि हमें लंबे टाइम की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो वो भी आपका किसके थ्रू होगा, डिमांड फोरकास्टिंग में। और अडॉप्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, किस टाइप की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, कैसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये सब भी हमें डिमांड फोरकास्टिंग से पता चलता है। अब देखिए ये इसमें तो मैं बहुत बार ये सेम टाइप के एग्जांपल्स देती हूँ कि आपको टेक्नोलॉजी को भी तो अडॉप्ट करना पड़ेगा साथ साथ में। जैसे पहले पुराने टाइम पे फैन चलते थे, ठीक है ना। अब लोगों ने देखा कि डिमांड बढ़ रही है भैया, गर्मी भी बढ़ रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो क्या हो रहा है कि लोगों ने देखा, जो भी इंडस्ट्रीज वाले थे या जो भी रिसर्च वाले थे, उन लोगों ने देखा कि फ़ैन तो उतनी हमारी नीड को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो चलो ठीक है कूलर ले आते हैं। तो कूलर की डिमांड आने लगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कूलर की डिमांड आई होगी तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई होगी। अब जब कूलर की डिमांड आई तो साथ साथ पता चला नई चीज़ निकल कर आ गई, एसीज आ गए। एसी की बात अब और ज़्यादा चीज़ें नई निकल कर आ रही हैं, या अभी भी लोग सोच ही रहे हैं, अभी भी लोग रिसर्च कर ही रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप हमेशा रिस्ट्रिक्ट ही हो जाओगे कि नहीं भैया मैं तो फ़ैन ही बनाऊंगा, तो वो पॉपुलर थोड़ी होगा, वो चल थोड़ी पाएगा आपका, नहीं। तो फिर हमें क्या करता है कि डिमांड फोरकास्टिंग हमें हेल्प करता है कि हमें किस टाइप की टेक्नोलॉजी को किस टाइम पे अडॉप्ट करना चाहिए। ये सब भी हमें डिमांड फोरकास्टिंग से हेल्प मिल जाती है। तो देखिए ये सब आपके ऑब्जेक्टिव तो हैं ही हैं, और साथ में आपको इंपॉर्टेंस का भी काम कर रहे हैं कि विद दी हेल्प ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग हमें ये सब चीज़ों में हेल्प हो रही है। तो देखिए पॉइंट्स वही होते हैं, बस समझने का तरीका होता है कि अगर आपको टॉपिक का कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आप उसको अपने हिसाब से समझ सकते हो कि कौन सा पॉइंट कैसे क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। नाउ मूव्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। दैट्स इट, दैट इज द लास्ट स्लाइड ऑल्सो। प्रोसेस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, क्या प्रोसेस है डिमांड फोरकास्टिंग का, कैसे करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग के कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। थर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। फोर्थ, डेटा कलेक्शन।
5th डिमांड फोरकास्टिंग मेथड एंड 6th इंटरप्रिटेशन एंड डिसीजन। तो ये 6 स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स देखिए, ये आपका ना लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका आराम से, या 7 मार्क्स का या 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग बताओ। और साथ साथ ही इसके मेथड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको पार्ट 2 में डाला है, तो हम पार्ट 2 में करेंगे। तो अभी हम देखते हैं प्रोसेस का कैसे प्रोसेस चलता है। देखिए, सबसे पहले जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई थी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। आपका प्रोडक्ट ड्यूरेबल में आता है या नॉन ड्यूरेबल में आता है, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्यूरेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका डिमांड फोरकास्टिंग अलग तरीके से होता है, नॉन ड्यूरेबल जो गुड्स होते हैं उनकी डिमांड फोरकास्टिंग अलग तरीके से होती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना कि आपका किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस टाइप की सर्विसेज है। जब आपको प्रोडक्ट का पता चल जाता है तो दूसरी चीज़ क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अभी मैंने आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स बताए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे हम वही डिटरमाइन करते हैं कि आपको किस चीज़ के लिए अपना डिमांड फोरकास्टिंग करना है। आप किस चीज़ को लेके करना चाह रहे हो, कैपेसिटी को लेके करना चाह रहे हो, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके करना चाहते हो, स्टॉक को लेके करना चाह रहे हो, सेल्स स्ट्रैटेजीज को लेके कर रहे हो, प्राइसिंग को लेके कर रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे उसके बाद हम अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि भैया रिस्क कितना इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। ये तो हमें पता ही है कि ये तो प्रोबेबिलिटी है। अब मैंने एस्टिमेशन ही तो लगाया है कि अगले साल 50,000 होगा, नहीं हुआ 48 हो गया, नहीं हुआ 55 हो गया, ठीक है ना। तो एक रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो हम ये भी देखते हैं कि भैया कितना स्टैंडर्ड डेविएशन जाएगा, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। तो ये भी आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे रिस्क देखते हैं। रिस्क दैट मीन्स हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं कि कितना डेविएट करेंगी सब चीज़ें। तो यहाँ पे हम रिस्क को देखते हैं। रिस्क देखने के बाद हम क्या करते हैं, अगर सब चीज़ें ओके लगती हैं हमें कि ठीक है इतना रिस्क तो हम बेयर कर लेंगे, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। पर्टिकुलर जो आपका ऑब्जेक्टिव था, पर्टिकुलर जो आपका प्रोडक्ट था, उससे लेके हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के 2 सोर्सेज होते हैं, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। तो जैसे आप चाहो, सर्वे से, क्वेश्चन आयर से, इंटरव्यू से, कंपनी के हिस्टोरिकल डेटा को, जो आप चाहो वैसे आप डेटा को इकट्ठा करते हैं। डेटा इकट्ठा करने के बाद हम क्या काम करते हैं, मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यही वाले जो मेथड की यहाँ पे बात हो रही है ना, यही मेथड हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। कि बहुत सारे मेथड होते हैं, सर्वे मेथड होता है, आपके पास ओपिनियन मेथड होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ओपिनियन होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। डेल्फी टेक्निक्स होता है, एक्सपर्ट टेक्निक्स होती है ना। और आपके पास रिग्रेशन होता है, कोरिलेशन होता है, बहुत सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किस टाइप का ऑब्जेक्टिव है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कैसा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसके बेसिस पे हम वो वाला मेथड वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। और मेथड अप्लाई करने के बाद एक सॉल्यूशन तो निकलता ही है। हमेशा पढ़ते हैं ना हम कि जब हम मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक आंसर भी तो निकलता है साथ में। अब जो आंसर हमारे पास आया, यानी कि वो हमारा एक डिसीजन था, तो उस डिसीजन को इंटरप्रिटेट करते हैं, उस डिसीजन को हम रखते हैं। रखते हैं मतलब कैसे हैं कि अगर हम, तब हमें पता चलता है कि पुराने के बेसिस पे अब आगे हमारी एस्टिमेशन कितनी रही है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को देखना है, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर रिस्क को देखना है, डेटा इकट्ठा करना है, मेथड इंप्लीमेंट करना है और लास्ट में डिसीजन को फाइंड आउट करना है। तो दैट्स द प्रोसेस। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, और आने वाले जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग करेंगे डिमांड फोरकास्टिंग का सेकेंड पार्ट। जो रिमेनिंग टॉपिक से रिलेटेड है उनको हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विथ हेल्प गुरु फन।